अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होमियो क्योर विद सबगा राशिद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है ओटाइटिस मीडिया, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर। ओट मीन ईयर एंड आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन, मीडिया मीन मिडल ईयर। सो ये आप देख सकते हो आउटर ईयर का काम ये होता है कि ये इन्वायरमेंट में से साउंड वेव्स को कलेक्ट करते हैं। ये मिडल ईयर है। मिडल ईयर का काम ये होता है कि इन साउंड वेव्स को मजीद एम्पलीफाई करना। अब आप देख सकते हो मिडल ईयर में ये 3 बोन्स हैं जिनको ईयर ऑसिकल्स बोला जाता है, और इसके अलावा ये एक कैविटी है जिसको एयर फील्ड कैविटी बोला जाता है। इस कैविटी के अंदर एयर कहाँ से आती है? इस कैविटी के अंदर एयर आती है यूस्ट्रोशियन ट्यूब के ज़रिए। यूस्ट्रोशियन ट्यूब क्या होती है? ये हमारे मिडल ईयर को हमारे बैक ऑफ थ्रॉट यानी नेज़ोफेरिंक्स के साथ कनेक्ट कर रही होती है। इसके अलावा इस ये यूस्ट्रोशियन ट्यूब का काम ये होता है कि ये मिडल ईयर एंड इन्वायरमेंट के दरमियान एक एयर प्रेशर को इक्वलाइज़ रखती है, जभी तो हियरिंग पॉसिबल होती है। अगर एयर प्रेशर इक्वलाइज़ ना हो तो हमें कभी भी हम लोग सुन ना सकें। तो अब इस ओटाइटिस मीडिया में होता ये है कि इस यूस्ट्रोशियन ट्यूब की हो जाती है ब्लॉकेज। अब जब इस यूस्ट्रोशियन ट्यूब की ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होगा कि एयर इस मिडल ईयर के पास नहीं आ पाएगी। जब नहीं आ पाएगी तो जो पहले से मौजूद एयर होगी, जैसे कि उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, उसको आसपास के टिश्यूज तो एब्जॉर्ब कर लेंगे ना। लेकिन अब मज़ीद एयर यूस्ट्रोशियन ट्यूब से नहीं आ रही क्योंकि उसकी ब्लॉकेज हुई हुई है। तो क्या होता है कि वहाँ पर एक नेगेटिव प्रेशर डिवेलप हो जाता है, वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम की वजह से नेगेटिव प्रेशर बनता है मिडल ईयर के अंदर। और ये नेगेटिव प्रेशर ही क्या करता है कि ये आसपास के टिश्यूज़ की में मौजूद छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती हैं ना, वहाँ से फ्लूइड को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। ये वैक्यूम जो बन गया है। सो यहाँ पर जो हो जाती है ना, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है। अब इनिशियली ये होता है कि यहाँ पर सीरस फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, लेकिन ओवर द टाइम क्या होता है कि वो फ्लूइड जो होता है काफ़ी थिक हो जाता है। अब जो होता है ना बैक्टीरिया वायरस जो कि हमारे नेज़ोफेरिंक्स में मौजूद है, अब वो जब वो ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक फ्लूइड हमारे पास मौजूद है, हमें मिल रहा है, तो वो यहाँ पर आकर जो है वो कोलोनाइज हो जाते हैं। वो यहाँ पर आकर ब्लीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, यानी यहाँ पर इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाती है। और जितनी भी क्लिनिकल सिम्टम्स होती हैं ना ओटाइटिस मीडिया की, वो आ जाती हैं, जैसे कि फीवर, जैसे कि चिड़चिड़ापन, जैसे कि जो है वो क़ुव्वत समात में तब्दीली आ जाती है। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है। ये पीछे आप ईयर ड्रम देख रहे हो, ये भी आगे को बल्ज आउटवर्ड हो सकता है, बाहर की तरफ बल्ज हो सकता है। सो एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाती है। हम देखते हैं जब इसको क्लिनिक में चेक किया जाता है, कान में बच्चे कैसे चेक किया जाता है, तो ये जो ईयर ड्रम होता है काफ़ी एरिथमेटियस हुआ हुआ होता है, रेड हुआ हुआ होता है। तो ये सारी की सारी इसकी थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी थी। अब बच्चों के अंदर ओटाइटिस मीडिया कॉमन क्यों होता है? बच्चों में इसलिए कॉमन होता है क्योंकि बच्चों में ये जो यूस्ट्रोशियन ट्यूब होती है ना, इसकी लेंथ छोटी होती है। इसकी लेंथ बच्चों में होती है 13 to 18 mm, जो कि अडल्ट में होती है 31 to 38 mm। तो बच्चों में इसकी लेंथ क्योंकि छोटी होती है और ये होती भी हॉरिजेंटल पोजीशन में है बच्चों के अंदर। सो दैट्स वाई बच्चों के अंदर जो है ना ये ओटाइटिस मीडिया कॉमन होता है कि वहाँ पर इजीली बच्चों के अगर नाक का कोई इन्फेक्शन हुआ या बच्चे को गले का कोई इन्फेक्शन हुआ, जैसे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह हुआ, तो वहाँ से जो है वो क्या हो जाएगी, इस यूस्ट्रोशियन ट्यूब की इजीली ब्लॉकेज हो जाएगी। जब यूस्ट्रोशियन ट्यूब की इजीली ब्लॉकेज होगी तो फिर बच्चों में ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओटाइटिस मीडिया की सिम्टम्स की बात की जाए, सबसे पहली सिम्टम है ईयर पेन। बच्चे को कान में दर्द होता है। ये कान में जो दर्द होता है ना, ये शार्प भी हो सकता है या डल थ्रोबिंग भी हो सकता है। शार्प का मतलब होता है अचानक से शुरू होने वाला तेज़ दर्द, ऐसे जैसे किसी नुकीली चीज़ ने कान के अंदरूनी हिस्से को ना चीर दिया है, उस तरह का दर्द महसूस होता है, जो होता भी शॉर्ट टाइम के लिए। डल थ्रोबिंग का मैंने वर्ड यूज़ किया। डल थ्रोबिंग पेन भी हो सकता है, यानी मुसलसल रहने वाला हल्का हल्का दर्द, जो हल्के मतलब आहिस्ता आहिस्ता से शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है, हल्की शिद्दत वाला होता है या दरमियानी शिद्दत वाला होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर पकड़ता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता शुरू होते होते ये बढ़ता है। लॉन्ग टर्म लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी हो सकता है। इस पेन को जो है वो डल थ्रोबिंग पेन बोलते हैं। दूसरी सिम्टम है ट्रबल हियरिंग। बच्चे को सुनने में जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बच्चा ये शिकायत करता है कि उसको सुनाई नहीं दे रहा, या फिर उसको लगता है, बच्चा ये भी कहता है कि उसको ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कान में कोई प्लग लगा हुआ है। ख़ास तौर पे जो टोडलर्स होते हैं, आप उनको बुलाते हो, वो आपकी बात को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, उनको आवाज़ ही नहीं उनके कानों तक जा रही होती। अगर ओटाइटिस मीडिया की वजह से होने वाला ये जो हियरिंग लॉस है, अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाए तो फिर ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो लैंग्वेज एंड स्पीच को सही तरीके से सीख ही नहीं पाते, यानी उनकी जो लैंग्वेज एंड स्पीच डेवलपमेंट होनी है ना, वो डिले हो जाती है, क्योंकि बच्चे ने आपको सुन के ही बोलना सीखना होता है। लेकिन इस इन्फेक्शन की वजह से होने वाले हियरिंग लॉस की वजह से अगर बच्चा आपको नहीं सुन पाएगा तो ऑब्वियसली उसकी जो स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो डिले हो जाती है। तीसरी सिम्टम है फीवर। सो इन्फेक्शन के अंदर फीवर तो देखने को मिलता ही है। तो ओटाइटिस मीडिया में जो बच्चे को बुखार होता है ना, वो 38 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, या फिर 100 फ़ारेनहाइट से 104 फ़ारेनहाइट। एयर ड्रेनेज का मतलब होता है कान से पीप निकलना। बाजू का ऐसा होता है कि पस या फ्लूइड जो होता है ना, वो कान से बच्चे के बाहर आ रहा होता है। अब ये
कोई अच्छा साइन नहीं होता, ये इस चीज़ की अलामत होती है कि बच्चे का जो कान का पर्दा है ना वो रप्चर हो गया है, फट गया है। अब इसमें बच्चे को कान में दर्द तो मतलब ठीक हो जाएगा, बट ये जो जो कॉम्प्लिकेशन इसने कॉज की है, यानी कि कान का जो पर्दा ही फट गया, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती बिल्कुल भी। उसके बाद जो बच्चे में सिम्टम देखने को मिलती है वो है हेडेक, यानी कि सर दर्द। बच्चे ये शिकायत करते हैं कि उनको उनको जो है वो अपने सर में ऐसे प्रेशर सा फील हो रहा है, या कान में प्रेशर फील हो रहा है, या बच्चे को जो है वो सर दर्द की बच्चा शिकायत करता है। यानी इन शॉर्ट कान जो होता है ना, बच्चे को अपना भरा हुआ महसूस होता है, बच्चा बार बार अपने कान को रगड़ता है या खींचता है, आप बच्चे को बुलाते हो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, या उसका जो रद्द अमल होता है वो कम हो जाता है, बच्चा बार बार जो होता है ना वो हाँ हाँ बोलते हैं। आप उससे कोई भी बात करते हो आगे से वो हाँ बोलता है, इस तरह से जैसे उसे सुनाई ही नहीं दिया। बच्चा जो होता है ना वो खाने पीने या दूध पीने से भी इनकार कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब चूसने का काम होता है या निगलने वाला जो काम होता है उसमें कान के अंदर जो होता है ना दबाव बढ़ता है, तो जिससे दर्द में इजाफा होता है, तो इसलिए बच्चा ऐसा हो जाता है। इसके अलावा ये होता है कि अगर ये मिडल ईयर से इनर ईयर में चले जाए ना, तो बच्चे में क्या हो जाता है, बैलेंस प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, बच्चा जो है वो चलते हुए लड़खड़ाता है। उसके अलावा जो है वो इस ओटाइटस मीडिया की जो सिम्टम्स हैं उसमें ये भी है कि बच्चे को नींद जो होती है ना उसकी मुतासिर होती है, बच्चे के अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो है वो इसकी सिम्टम्स हैं। सो अर्ली अगर इसकी सिम्टम्स की बात की जाए ना, जो बहुत पहले सामने आती है, तो उसमें यही होता है कि बच्चा जो है वो बार बार कान को रगड़ता है, छूता है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो दर्द की जगह को बार बार टच कर रहे होते हैं। बच्चा जो होता है ना, खासतौर पर जो टोटलर्स होते हैं वो बेवजह रो रहे होते हैं, उनके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ता है। और ख़ासतौर पर जब आप उनको लिटाते हो ना, तो तब क्योंकि दर्द बढ़ जाता है ना, तो उस टाइम पे तो ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं वो रोने लग जाते हैं, उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना, वो दूध पीते वक्त रोएंगे, अगर आप उनको फीड करवाओगे वो रोएंगे, क्योंकि दूध पीने से कान में ऑब्वियसली वो सक कर रहे हैं, तो सकिंग की वजह से प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है कान के अंदर, तो पेन भी बढ़ जाएगा। तो बच्चा जो है ना भूखा भी होगा, उसके बावजूद वो खाने पीने से इनकार कर रहा होगा, क्योंकि मैंने बताया कि स्वेलिंग की वो निगलने के अमल के दौरान जो है ना कान के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, तो उस वजह से पेन भी बढ़ जाता है। मॉडरेट सिम्टम्स ऐसी होती हैं कि बच्चे को बुखार हो जाता है, जैसे मैंने कहा 38 डिग्री सेल्सियस या का बुखार हो जाएगा, या फिर 40 डिग्री सेल्सियस तक बच्चे को बुखार हो जाता है। कान में भारीपन ऐसे महसूस होता है, आवाज़ें बच्चे को मध्यम सुनाई देती हैं। इसके अलावा नज़लें या गले की सोजिश के साथ, मतलब ये ना ईयर इन्फेक्शन स्टार्ट होता है ओटाइटिस मीडिया। रात के वक्त जो होता है, मैंने जैसे बताया, दर्द जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, बेचैनी भी रात को ज़्यादा बढ़ जाती है। सीवियर सिम्टम्स जो होती है ना उसमें ये होता है कि कान से पीप या खून आने लग जाता है, जो कि मैंने अभी बताया कि पर्दा फटने की अलामत होती है। अब पर्दा जब फट गया, दर्द में अचानक से कमी आ जाती है, और जो है वो बाजू का ऐसा होता है पर्दा फटने के बाद दर्द भी कम हो जाता है, लेकिन इन्फेक्शन तो ऑब्वियसली बाकी रह गया है ना, क्योंकि इन्फेक्शन तो वहाँ है, वो तो ठीक नहीं हुआ, उसने पर्दे को तो रप्चर कर दिया। इसके अलावा अगर वहाँ से, जैसे मैंने बताया कि मिडल ईयर से इनर ईयर के अंदर अगर इन्फेक्शन चले जाए, तो फिर बच्चे को जो है वो बैलेंस इश्यूज आते हैं, बच्चे को चक्कर आएंगे, उल्टी या मतली की शिकायत होगी। और अगर परसिस्टेंट इन्फेक्शन की बच्चे को शिकायत रहे ना, तो फिर ऐसा होता है कि बच्चे का, जैसे मैंने बताया कि बोलने का एंड जो है वो लैंग्वेज सीखने का जो पीरियड था वो भी क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, सुनने में बच्चे के अंदर वाज़ह कमी आती है। उसके अलावा जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें आप किस तरह से पहचान सकते हो, उसमें ये होता है कि बच्चा बार बार जो होता है ना अपने सर को हिलाता है, या फिर तकिए पे अपने सर को रगड़ता है। बच्चे को नींद नहीं आती है, अगर वो सो भी जाता है तो वो बार बार नींद से जाग जाता है। इसके अलावा बुखार रहता है बच्चे को, और बच्चा अपना कान खींचता है या चीखता है, माँ की आवाज़ पर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, और उसके चेहरे पर दर्द या फिर बेचैनी के भी आसार आप बाकायदा देख सकते हो जो टोटलर्स होते हैं उनमें। अब आ जाते हैं इसके कॉजेज़ के ऊपर, इसके असबाब क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था यूस्ट्रोशियन ट्यूब ब्लॉकेज। वो यूस्ट्रोशियन ट्यूब क्या है, जो कि हमारे मिडल ईयर को हमारे थ्रोट के साथ कनेक्ट कर रही होती है। तो इसकी ब्लॉकेज अगर हो जाए ना, तो फिर ऑब्वियसली एयर जो है वो मिडल ईयर के पास नहीं जा पाएगी। जब नहीं जा पाएगी तो वहाँ पर एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा, नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा तो इफ्यूजन के तहत आसपास की छोटी छोटी जो खून की नालियाँ ना, वहाँ से फिर मिडल ईयर के अंदर फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाएगा, और उस फ्लूइड का फ़ायदा उठाते हुए बैक्टीरिया वायरस हमारे थ्रोट से उस फ्लूइडी वाले इन्वायरमेंट में चले जाएंगे, और वहाँ पर जाकर फिर कोलोनाइज करेंगे, और फिर जो है वो ओटाइटिस मीडिया की सिम्टम्स पैदा हो जाएंगी। उसके बाद दूसरी है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है जैसे नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब होना, खांसी। यहाँ पे इससे क्या होता है कि इससे इन्फेक्शन उस यूस्ट्रोशियन ट्यूब में चले जाता है, उस यूस्ट्रोशियन ट्यूब में जाएगा, वो ब्लॉकेज हो जाएगी, और फिर ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा। इनलार्ज्ड एडिनाइड्स मतलब हमारे जो गले के पिछले हिस्से में ना छोटे छोटे से ग्लैंड्स पाए जाते हैं, तो अगर वो बड़े हो जाए ना, तो उनकी वजह से भी यूस्ट्रोशियन ट्यूब ब्लॉकेज हो जाएगी, और उसकी वजह से भी ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा। उसके अलावा एलर्जी। तो एलर्जी में क्या होता है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नाक में एलर्जी होती है, नाक की एलर्जी होती है, जैसे एलर्जिक रिनाइटिस होता है, या फिर हे फीवर, जिसमें ना
नज़ला उनके पीछे गिरता है, पोस्ट नेज़ल ड्रिप होता है। तो उनमें भी जो है वो ओटाइटिस मीडिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर ऐसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फूलों के जो पोलन होते हैं ना उससे एलर्जी होती है, या डस्ट माइट से एलर्जी होती है, या एक किस्म की फफूंदी, या जानवरों के जो बाल होते हैं ना वो भी इरिटेशन पैदा करते हैं, हिस्टोशन ट्यूब बंद हो जाती है, कान में पानी जमा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खाने पीने की कुछ मखसूस चीज़ों से भी एलर्जी होती है, जैसे अगर वो दूध पीते हैं, अंडे खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, या फिर सोयाबीन इस्तेमाल करते हैं, तो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन इन चीज़ों से ना बढ़ती है, जिसकी वजह से उनका नाक बंद होता है और फिर जो है वो कान में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी कुछ एलर्जेंस होते हैं, जैसे कि सिगरेट का धुआं, पोल्यूशन, केमिकल्स से भरे हुए जो धुएँ होते हैं वो नाक और कान की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ना उनके अंदर स्वेलिंग की वजह बनते हैं, तो फिर उनसे फिर क्या हो जाता है, ओटाइटिस मीडिया। इसी तरह जो गर्द गुबार और फफूंदी से एलर्जी होती है वो भी मैंने बता दी। घरों या स्कूल में मौजूद जो धूल होती है, धूल से ऑब्वियसली सामना होता है बच्चे का पोल्यूशन से, फफूंदी से, तो फिर क्या होगा कि मुजम्मन कह लें कि क्रोनिकली बच्चे का जो नाक होता है ना वो बंद रहेगा, तो जिससे ओटाइटिस मीडिया का भी खतरा बढ़ जाता है। तो ये जो एलर्जी होती है ना ये डायरेक्टली ओटाइटिस मीडिया नहीं करती, बल्कि इसमें क्या होता है कि सूजन होती है। ठीक है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन चलती है, वो इन्फ्लेमेशन ऑब्वियसली स्टैशन ट्यूब में भी चलती है, तो बैक्टीरिया वायरस वहाँ पर उनके लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट होता है, फिर वो वहाँ पर कोलोनाइज हो जाते हैं और फिर ओटाइटिस मीडिया की सिम्टम्स सामने आ जाती हैं। उसके बाद है रॉन्ग फीडिंग पोजीशन, यानी कि लेइंग पोजीशन में, लेटी हुई पोजीशन में अगर बच्चे को फीड करवाया जाएंगे, लेटी हुई पोजीशन में अगर बच्चा दूध पिए, तो उससे मैंने आपको बताया यूस्टोशियन ट्यूब तो बच्चे की नैरो है और जो है वो छोटी भी है, तो वहाँ से इजीली अगर दूध या कोई इस तरह से पीने वाली चीज़ उसके उधर यूस्टोशियन ट्यूब में चली जाए तो वो ब्लॉकेज हो जाएगी और ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। एक्सपोजर टू द स्मोक एंड पोल्यूशन, तो इसमें यही है कि जिन घरों में या सिगरेट के धुएँ होते हैं, या फिर जो होता है किचन जो स्मोक होता है, जैसे चूल्हे का जो धुआं होता है, तो उनमें भी बच्चों के अंदर फिर ये खतरा इस वजह से भी बढ़ जाता है। वीक इम्यून सिस्टम, ऑब्वियसली जो बच्चे बार बार बीमार होते हैं या फिर ग़िज़ाई कमी का शिकार, किल्लत का शिकार होते हैं, मैल न्यूट्रिशन का, तो उनमें भी जो है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं वो, तो उनके अंदर भी जो है ओटाइटिस मीडिया के जो होता है वो ज़्यादा आम होता है। ये इसके कॉजेज़ थे। अब बात कर लेते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की, कि अगर इसको ओटाइटिस मीडिया को ट्रीट ना करवाया जाए तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। तो ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बच्चों में जो कान के इन्फेक्शन की सबसे आम कह लें कि कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ना वो यही होती हैं कि हियरिंग लॉस हो गया, या फिर जो है वो लैंग्वेज एंड स्पीच सीखने में बच्चे तख़ीर का शिकार हो जाते हैं, कान का जो पर्दा होता है ईयर ड्रम वो फट जाते हैं। अब ऐसा भी होता है कि रेयर है कि इन्फेक्शन मिडल ईयर से जो है वो आगे भी फैल जाए, यानी अगले बॉडी मिडल ईयर से आगे इनर ईयर एंड आगे भी मज़ीद ब्रेन तक वगैरह भी फैल जाए, या फिर आसपास कान के पिछले एरियो में भी फैल जाए। ऐसा रेयर होता है, लेकिन ट्रीटमेंट अगर ना लिया जाए तो फिर हो तो जाता ही है। तो पहली वाली कॉम्प्लिकेशन अगर इसकी बात की जाए तो वो है हियरिंग लॉस, के कान के पर्दे के पीछे जो फ्लूइड जमा हुआ है ना, अब वो क्या करता है, वो मिडल ईयर में जो है ना बिगाड़ पैदा करते हैं ना ऑब्वियसली। तो अब ये होता तो आमतौर पे कह लें शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ये, लेकिन अगर ये फ्लूइड लॉन्ग टर्म के लिए मिडल ईयर के अंदर जमा रहे ना, तो फिर उसकी वजह से जो है ना कंडक्टिव हियरिंग लॉस बच्चे के अंदर पैदा हो जाता है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन है डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, ज़ुबान सीखने का जो हसास दौर होता है। ठीक है, क्रिटिकल ईयर जो 2 साल, मतलब कह लें कि जो 2 साल की उम्र होती है, तो उसमें तो बच्चे ने ज़ुबान सीखनी होती है, बच्चे ने बोलना सीखना होता है, तो अगर उस अरसे में बच्चे ओटाइटिस मीडिया का शिकार लंबे अरसे के लिए रहें तो फिर वो उनकी जो सीखने और बात करने की या फिर ज़ुबान सीखने की जो एबिलिटी होती है ना वो काफ़ी मुतासिर हो जाती है। तीसरी इसकी कॉम्प्लिकेशन है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, तो इसमें क्या होता है कि मिडल ईयर का फ्लूइड जो होता है ना वो इतना प्रेशर डालता है कि ईयर ड्रम जो होता है ना वो फट जाता है, कान का पर्दा फट जाता है। अब इससे अक्सर कान का दर्द तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन हाँ कान का दर्द ख़त्म हो गया, इन्फेक्शन तो वहीं पर मौजूद होता है, और मतलब ऐसा होता है कि चंद हफ्तों या महीनों में वो पर्दा फिर ठीक भी हो जाता है। उसके बाद इसकी चौथी कॉम्प्लिकेशन है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन, जिसको जो है वो ग्लू ईयर भी कहते हैं, ग्लू ईयर भी बोलते हैं। सो इसमें क्या होता है कि इनिशियली इन्फेक्शन जो होता है ना वो सबसाइड होने के बावजूद भी ऐसा होता है कि कुछ अमाउंट में फ्लूइड जो है ना कुछ महीनों या हफ्तों के लिए मिडल ईयर में ही ट्रैप रहता है। अब अगर वो वहाँ पर ट्रैप रहे तो उसको हम लोग ब्लू ईयर बोलते हैं, और इसकी वजह से जो है वो क्या हो जाता है, मफल्ड हियरिंग का शिकार रहता है, यानी फिर भी उसको पेशेंट को आवाज़ें जो है वो धीमी ही सुनाई देती हैं। उसके बाद रेयर बट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हैं,
रेयर बट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात की जाए तो उसमें है मेस्टोइडाइटिस। तो इसमें ये होता है कि जो कान के पीछे की एक हड्डी होती है कान के पीछे ना, तो वहाँ पर इन्फेक्शन स्प्रेड करके चले जाते हैं। तो फिर उससे रिलेटेड सिम्टम्स सामने आती हैं, यानी अगर कान के पीछे के एरिया को देखा जाए तो वहाँ पर जो है वो सूजन होती है, वहाँ पर रेडनेस होती है, स्वेलिंग हमें बाकायदा देखने को मिलती है, टेंडरनेस होती है, सेंसिटिविटी वहाँ पर बढ़ जाती है। छूने पर आप प्रेशर अप्लाई करने के बाद छोड़ते हो, वहाँ पर बाकायदा दर्द की टीसें उठती हैं। उसके बाद है मेनिंजाइटिस। अब ये कह लें मोस्ट कॉमन इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन है, यानी अगर ब्रेन तक इन्फेक्शन चले जाए तो ऑब्वियसली फिर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की जो झिल्लियाँ होती हैं ना, उनमें सोजिश हो जाती है और उससे रिलेटेड सिम्टम्स आती हैं। ये मैं रेयर कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रही हूँ, रेयर एंड सीरियस। उसके अलावा फेशियल नर्व पैरालिसिस। तो इसमें क्या होता है कि चेहरे के एक साइड पे ना ऐसा होता है कि मतलब अगर इन्फेक्शन, ऑब्वियसली वहाँ पर नर्व्स भी मौजूद हैं, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है, और इसके अलावा अगर वो नर्व आगे मजीद फेशियल नर्व को इफ़ेक्ट करे तो उसकी वजह से फेस के एक साइड पे ऐसा होता है वीकनेस महसूस होती है, या चेहरे का एक हिस्सा जो है वो इससे नीचे लटकता हुआ महसूस होता है। उसके बाद है ब्रेन एब्सेस। तो ब्रेन एब्सेस में यही होता है कि अगर ये जो इन्फेक्शन होता है ये ब्रेन के अंदर जाके सिस्ट बना दे, ऐसे पस बना दे, तो उसकी वजह से सिस्ट नहीं मतलब पस बना दे, पस की फॉर्मेशन वहाँ पर कर ले, तो वहाँ पर फिर ब्रेन एब्सेस की कॉम्प्लिकेशन भी सामने आती है, यानी मिडल ईयर का इन्फेक्शन अगर ब्रेन तक पहुँच जाए। उसके बाद है क्लेस्टियोटोमा। तो क्लेस्टियोटोमा में ये होता है कि जो है ना ये एबनॉर्मल किस्म की एक स्किन ग्रोथ होती है जो मिडल ईयर में डेवलप हो जाती है इस क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन की वजह से, या फिर अगर मुसलसल परसिस्टेंट ईयर ड्रम परफोरेशन, यानी अगर उसका कान का पर्दा जो है वो फटा हुआ है काफ़ी लंबे अरसे के लिए, ईयर ड्रम रप्चर हुआ हुआ है, या फिर उसको क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया है, तो उस केसेस में ऐसा होता है कि मिडल ईयर में जो है वो एक एबनॉर्मल सी स्किन की ग्रोथ हो जाती है, जो कि फिर ऑब्वियसली मिडल ईयर की जो बोन्स होंगी ना, मेलिस इनकिस एंड स्टेपियस, उनको डैमेज कर देगा, और आसपास वाली स्ट्रक्चर्स होंगी ना उनको भी डैमेज कर देगा। ये इसकी जो थी वो काफ़ी रेयर कॉम्प्लिकेशंस थी, ऐसी जो है वो बहुत ही कम केसेस में या सीरियस कह लें कि बहुत कम केसेस में यानी देखने को मिलती हैं। अब ये होता है कि अगर आपको अपने बच्चे के अंदर कुछ सर्टेन अलामतें अगर नज़र आएँ, आपको फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। उसमें ये है कि बच्चे को ऐसा गैर मामूली बुखार जो बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ हो, गैर मामूली तौर पे तेज़ बुखार हो जो चंद दिनों के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, तो आपको डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। अगर आप बच्चे के कान के पीछे देखते हैं कोई रेडनेस है, स्वेलिंग है, कोई सेंसिटिविटी है, टेंडरनेस है, आपको फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसके अलावा अगर बच्चा जो है वो शदीद या मुसलसल सर दर्द की शिकायत कर रहे हैं, या बच्चे को चक्कर आ रहे हैं, चेहरे पे बच्चे के एक तरफ कमज़ोरी या झुकाव का एहसास है, या गर्दन में नेक स्टिफनेस है, यानी गर्दन में सख्ती आई हुई है, शदीद किस्म के बच्चे में सुस्ती है, या जहनी हालत जो है वो बच्चे की बिगड़ती जा रही है, तो फिर इन केसेस में फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से इन अलामात, अगर ये अलामात जैसे मैंने बताई ये नज़र आए, तो फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ओटाइटिस मीडिया के रिस्क फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहला इसका जो रिस्क फैक्टर है वो एज है, यानी छोटे बच्चे जिनकी उम्र 6 माह से 36 माह तक होती है, यानी या फिर जो 2 साल तक की उम्र के बच्चे होते हैं, अब उनमें ये स्टोशियन ट्यूब जो होती है ना वो छोटी होती है, हॉरिजेंटल होती है एंड नैरो होती है, तो उसमें जो है ना फिर इन्फेक्शन के चांसेस इजीली बढ़ जाते हैं कि वो ये स्टोशियन ट्यूब ब्लॉकेज ज़्यादा होने का खतरा होता है, तो ऑब्वियसली फिर उस वजह से ओटाइटिस मीडिया के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद है बॉटल फीडिंग। वो बच्चे जो ऐसे फीडर वगैरह में दूध पीते हैं एज़ कम्पेयर टू द ब्रेस्ट फीडिंग, उनके अंदर भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है एज़ कम्पेयर टू द बॉटल फीडिंग। सीजन्स यानी ख़ास तौर पे जो सर्दी का मौसम होता है या बारिश का जो मौसम होता है या बारिश के जो दिन होते हैं, उनमें बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सो वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है ओटाइटिस मीडिया के लिए। पुअर एयर क्वालिटी, जैसे पहले भी बात की कि धुएँ या गर्दों गुबार वाली जो जगह होती हैं उनमें भी जो है वो होने के चांसेस बच्चे के अंदर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्लेफ्ट पैलेट, यानी ये एक कंजेनिटल डिफेक्ट होता है जिसमें बच्चे का तालू नहीं होता, पैलेट नहीं होता, तो उनके अंदर भी फिर ऑब्वियसली जो स्टोशियन ट्यूब की ब्लॉकेज के चांसेस ज़्यादा हैं, तो फिर वहाँ से ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी प्रिकॉशंस की, इससे बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले तो है प्रिवेंट कोल्ड एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी बच्चे को जो है ना ये आदत बच्चे को होनी चाहिए, आपको बच्चे के अंदर डेवलप करनी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो अपने हाथों को धोएं ताकि जो है वो जरासीम ना फैलें। इसी तरह बच्चों को जो है वो बीमार लोगों से दूर रखना चाहिए ताकि कहीं इन्फेक्शन बच्चों में ना हो जाए। इसके अलावा बच्चे में एक आदत ये डेवलप करनी चाहिए कि जब भी बच्चे को छींक आए या खांसी आए तो बच्चा जो है वो रुमाल से अपना मुंह ढक ले, या फिर एक बाजू से ऐसे फोल्ड करके बाजू से ढक ले।
अवॉइड एक्सपोजर टू द स्मोक, तो ये मैंने पहले बात की कि धुआं और गर्द गुबार वाली जगह जहाँ पर सिगरेट नोशी वगैरह इस तरह की जगहों से बच्चों को दूर रखना चाहिए। किचन स्मोक भी इसमें आता है। उसके बाद है इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग, तो ब्रेस्ट फीडिंग एटलीस्ट 6 माह तक बच्चे को ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे के अंदर ऐसी इम्यूनिटी डेवलप होती है जो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से बचा के रखती है, बचा लेती है, महफूज कर लेती है। करेक्ट फीडिंग पोजीशन, तो इसमें यह है कि बच्चे को लिटा कर दूध नहीं पिलाना चाहिए, सर को थोड़ा सा ऊंचा रख के पिलाना चाहिए ताकि दूध जो है वो कहीं कान की नाली में ना चले जाए। मैनेज एलर्जीज़, तो ये है कि बच्चे को अगर कोई नाक बहने की शिकायत है या छींकों की शिकायत है या किसी किस्म की कोई एलर्जी का मसला है तो फौरी से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि इससे फिर क्या होगा कि कान की नाली में पानी जमा होने का खतरा होगा और फिर वहाँ से ओटाइटिस मीडिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड पेसिफायर यूज़, तो इसका मतलब ये होता है कि 12 माह की उम्र के बाद जो है ना बच्चे को ऐसे वो चूसनी जो होती है ना वो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उससे उससे जो है ना ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस फिर ज़्यादा होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी मैनेजमेंट की, कि अगर ये है तो फिर इसको मैनेज किस तरह से किया जाता है या करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले ये है, तो इसमें सबसे पहले ये है कि पेन रिलीफ, पेन कान पे जो है ना कोई गर्म कपड़ा रखें या फिर गर्म पानी की बोतल 10 से 15 मिनट के लिए, उससे जो है वो ऑब्वियसली पेन में काफ़ी आराम महसूस होगा। कीप द ईयर ड्राई, नहाते वक्त या स्विमिंग के दौरान या बाद में जो है वो कान को फौरी से ड्राई करें, अव्वल तो कान के अंदर पानी ना जाने दें, और अगर इस तरह से कुछ हो जाए तो फौरी से उसे ड्राई कर लें। एलिवेट द हेड, इसका मतलब ये है कि जो है ना सोते में बच्चे का सर थोड़ा सा ऊंचा रखें ताकि कान का पानी अगर कान में चले भी गए तो वो बाहर निकल आए। इनकरेज रेस्ट एंड फ्लूइड, तो आराम जो है ना ऑब्वियसली सेहत के लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन होता है, तो प्रॉपर रेस्ट दें बच्चे को, पानी जूस सूप वगैरह का यूज़ करवाएं जिसम में पानी की ताकि कमी ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो। मॉनिटर फॉर द सिम्टम्स, अगर जो है वो कोई भी किसी किस्म की अलामात नज़र आए ना तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रुजू करें। अब बात कर लेते हैं इसकी होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में, तो होम्योपैथी में हमेशा मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती हैं पेशेंट के टेम्परामेंट को, बिहेवियर को, उसकी साइकोलॉजी को, उसकी मेंटालिटी को, उसके टेम्परामेंट को, उसके थर्मल रिलेशन को देखकर की जाती हैं। सो मैं जो आपको होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में बताती हूँ जस्ट फॉर मैं अवेयरनेस बताती हूँ। तो ओटाइटिस मीडिया की अगर होम्योपैथिक रेमेडीज़ की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो टॉप ग्रेड रेमेडी है वो है बेलाडोना। बेलाडोना में क्या होता है कि जब बच्चे में ओटाइटिस मीडिया के सिम्टम्स अचानक से शुरू हो जाएं, जैसे तेज़ बुखार, चेहरा सुर्ख, आंखें बच्चे की ऐसे चमकती हुई दिखाई दें, कान में थ्रोबिंग किस्म का पेन हो, बच्चा कान को बार बार पकड़ता है, और ये जो बच्चे को कान में दर्द है ना ये गर्माइश से कम हो और ठंडक से बढ़ जाए, और अक्सर जो है ना कह लें ओटाइटिस मीडिया भी होता ही है, तो साथ ही यानी इनिशियल स्टेजेस ऑफ ओटाइटिस मीडिया में एक बेस्ट रेमेडी होती है बेलाडोना। इसकी एक रेमेडी पल्साटिला भी होती है, जब कान में हल्की कान का दर्द जो होता है ना वो हल्की गर्मी में कम और ठंडी हवा में ज़्यादा हो जाता है, यानी जो रूम होगा ना वहाँ पर वो कम होगा लेकिन बाहर निकलेगा तो बच्चे को दर्द ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा बच्चा नरम मिजाज होगा, रोने वाला होगा, अपनी मामा के करीब रहने वाला होगा, कान से बच्चे को जो डिस्चार्ज आ रहा होगा वो काफ़ी कह लें गाढ़ा होगा, उसका कलर येलो होगा या ग्रीन होगा, और आमतौर पर नज़ले बुखार के बाद जो कान में दर्द होता है ना, नज़ला ज़ुकाम के बाद होने वाला जो नज़ला या फिर बुखार के बाद अचानक से जो बच्चे में कान का दर्द उठता है तो उसमें फिर पल्सटिला दे सकते हैं। उसके बाद इसकी एक रेमेडी हैपर सल्फ्यूरियस कैल्केरियम भी होती है, इसको हैपर सल्फ भी बोला जाता है। तो ये तब दी जाती है जब ओटाइटिस मीडिया का इन्फेक्शन अब पस फॉर्मेशन के मरहले में चले गया, यानी पीप बनने का अमल शुरू हो गया है, जिसमें कान में जो है ना स्प्लिंटर लाइक पेन होती है, जैसे कोई कांटा कान में घुसा हुआ है इस तरह, और हल्की से ठंडी हवा से दर्द जो होता है वो बढ़ जाता है, और हल्की हवा में वो गया नहीं कि उसके कान का दर्द भी बढ़ गया और साथ ही जो है वो कान से पस फॉर्मेशन की वजह से कान से रतूबत भी आने लग गई, डिस्चार्ज भी आने लगे, तो उसमें हैपर सल्फ बेस्ट मेडिसिन होती है। उसके अलावा फेरम फॉस्फोरिकम, तो ये फेरम फॉस्फोरिकम जो होता है ना इन्फ्लामेशन की इनिशियल स्टेजेस में दी जाती है, जिसमें बच्चे को हल्का बुखार होता है, रेडनेस होती है, दर्द अभी शुरू होता है, यानी पल्सटिला और बेलाडोला के दरमियान की जो हालत होती है ना जब बच्चे को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही होती है तो तब फेरम फॉस देते हैं। उसके बाद इसकी एक मेडिसिन होती है कैमोमिला। कैमोमिला में बच्चा जो होता है ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, रोने वाला होता है, उससे दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होता, बच्चा चीखता है, थ्रोबिंग किस्म का पेन होता है, अक्सर दांत निकलने के दौरान की तकलीफ जो होती है ना उसमें बच्चे के अंदर इन्फेक्शन ये ओटाइटिस मीडिया वाला पैदा हो जाता है, तो उसमें कैमोमिला। इसकी एक मेडिसिन जो है वो मर्क्यूरियस सोल्यूबुलस यानी मर्कसोल भी हो सकती है, जब कान से बदबूदार किस्म की पीप आती है, रात को उसकी जो ओटाइटिस मीडिया की तकलीफ है वो बढ़ जाती है, मुंह से बदबू आती है ज़्यादा, एक्सेसिव में मुंह के अंदर थूक बनता है, कान के इर्द गिर्द जो है ना सूजन होती है।
इसकी एक मेडिसिन सिलीशिया भी होती है। तो सिलीशिया जब जो होता है ना क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो या फिर ओटाइटिस मीडिया कभी ठीक हो जाता है कभी दोबारा हो जाता है, तो ये जो परसिस्टेंट एंड बार बार होने वाला जो ओटाइटिस मीडिया ना उसके रुझान को सिलीशिया ख़त्म करती है, जिसमें कान से मुसलसल पीप या पानी जैसा मवाद निकलता है। उसके अलावा बच्चे का जिस्म जो होता है ना वो काफ़ी कमज़ोर होता है या फिर उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो भी वीक होती है। तो इसमें ये दी जाती हैं। तो आई होप ये आपको अच्छी लगी होंगी वीडियो। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आप कर लें सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को आगे शेयर करें।